यहाँ कई आए कई चले गए, पता ही नहीं चला। मैं तो यही खड़ा हूँ। एमएलए साहब कहते हैं 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, सीएम साहब जांच करो। सीएम साहब क्या जांच करा ले? सीएम साहब के तो पर्ची खुल गई, भाग्य में क्या जांच करा ले क्या नहीं कराए। लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे उनका खुद का ही पता नहीं कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पर्ची से कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान के अंदर। आपको लगता है? मैंने एक बच्चे को कह दिया कि आप तो भजन लाल जी की तरह सीधे हो। बोले मुझे भजन लाल मत कहो, मुझे शर्म आती है। बोलो भजन लाल के नाम में आता, मैं भजन लाल नहीं, मैं अलग हूं। किस किस तरह की बात। अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि देने की बात हो और श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी को दे देते हैं। बात हो सत श्री अकाल और कहते हैं सत सत अकाल, सत सत अकाल। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक जुमला है। खुद ही कहते हैं अरे यार, मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा भजन लाल जी आपने कभी सोचा था क्या? आप तो खाली खाने का इंतजाम करते थे, भाई कितने लोग दिल्ली से आएंगे, कौन सा खाना बनेगा भजन लाल जी तय करेंगे, और अचानक सीएम बना दिया। आप सोचो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी आदमी को अगर उठा के और कह देगा आप ही जिले के कलेक्टर हो, वो सोचे मैं करूं क्या, बार बार जाए सोचे मुझे क्या करना काम। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। आप बताओ कि राजस्थान में भजन लाल जैसे सीएम बन गए लोग। ये सही बात है। कोटा के प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि भजन लाल जी उस समय सरपंच के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई पंचायत समिति मेंबर के लिए टिकट मांग रहा था, वो लोग टिकटें बांट रहे आज राजस्थान के अंदर। आप बताएं वो तय करेंगे। कल कोई एमएलए कह रहा था भजन लाल जी को मैं कहता हूं जांच करा ले। भजन लाल जी को मैं कहता हूं कि आप भजन लाल जी अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहोगे और उसके बाद वहीं फिर सड़क पर डोलते नजर आओ। इस चीज का भी आप रख लें ध्यान, है ना। जांच कराना आपके बस की बात नहीं। और हमारी जांचें तो खूब लोगों ने कराई। वसुंधरा ने जांच कराई थी तो वसुंधरा का पता चला क्या? कहां गई वसुंधरा? कहां है? गई ना। तो यहाँ कई आए कई चले गए, पता ही नहीं चला। मैं तो यही खड़ा हूं। अभी देखो लाखों की हजारों की तादाद के अंदर आप खड़े हो सारे के सारे। जब भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर, अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मेरे पास बच्चा है महेंद्र जी, हो तो कांग्रेस पार्टी में, तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो बच्चे मेरे पास आए कि साहब छात्र संघ के चुनाव चालू कराओ, कोई नई नीति शिक्षा नीति थी उसके उसमें। अब मेरे को यूनिवर्सिटी ले गए और ले जाकर मेरे घड़े के अंदर डाल दी कि आप घूमो साहब। 1 महीने तक मैं प्रदेश में रैलियां करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और मेरे छोटे भाई और अध्यक्ष बने, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार हो, इनका हक और अधिकार नहीं मारा जाए। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो 1 महीना बिना फालतू का। और जो रैली करी मैंने जयपुर के अंदर छात्र संघ वाले, उसमें छात्र नहीं आए थे, वो आरएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। बरसात आ गई थी, आपने देखा होगा कि छात्र संघ चुनाव कुछ लोग कराना चाहते हो, ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए प्रयास किया, क्योंकि मैं यहां से निकला हूं छात्र संघ के माध्यम से। आज कोई दुख तकलीफ के अंदर होगा, मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा। और मैं ये परवाह नहीं करता कि कहां से धमकी मिली, कौन है कौन नहीं है। जाकिर साहब को धमकी दी जिस ज्योति मिर्जा के ड्राइवर ने, इन्होंने मुझे बताया नहीं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा जाकिर साहब कमाल कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने डीजी को कहा कि धमकी देने वाले को आप ला रहे हो, फिर हम हमारे तरीके से बात करें। बोले हम ला रहे हैं, ला के पटक दिया उसको, 20 फट्टे लगाए। इनके पास पुलिस चली गई और इन्होंने कहा छोड़ो माफ करो। धमकी देने वालों में भी कहां दम है? देखा हुआ धमकी राजस्थान में कौन बकवास करते हैं। बकवास कोई कुछ कर लेता है। शाम को 8 बजे बाद कई लोग धमकियां देते हैं, सुबह वापस पैर पकड़ते हुए दिखते हैं। अरे धमकियों का दम नहीं जाकिर साहब, आप चिंता नहीं करें। इन सबको अपना देखा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत अलायंस नागौर के अंदर हुआ है, ये लोग बौखला गए। बौखलाहट के अंदर कई तरह की बातें करेंगे, कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। और जिस तरह की ओछी भाषा का कल प्रयोग किया गया यहाँ पे, आप बताएं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर खुद के बेटे को एमएलए बनाने के लिए मेरे पैरों में हाथ डाल दिया था। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है, ऐसे क्या कर रहे हो आप? भाई हो मेरे, करूंगा मदद, जो भी आ गया उसकी मदद की। हनुमान जी तो चाहे जा खड़ा करते हैं, खड़ा करने के भी लेते हैं और उसका देते हैं। शर्म आने की बात है।
ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिगड़ के मैं उनके परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इनका इलाज कराएं, इनको भर्ती कराएं कहीं ले जाके, नहीं तो ये समाज की प्रतिष्ठा को ये दांव पे लगा रहे हैं। मुझे दिल्ली में लोग कह रहे थे ये व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है ये आपकी जाति का है क्या? मैंने कहा है तो हमारे समाज का। कैसे क्या गालियां देता, कोई इसका माइक नहीं पकड़ता क्या? मैंने कहा पता नहीं, वो समय भी आ सकता है, माइक भी पकड़ सकता है और दूसरा काम भी हो सकता है, आप जानते हो सारी बातें। लेकिन लोग चिंता करते होंगे क्या करें, अब छोड़ो, जो भी मनोरंजन कर रहा है। आप बताएं, घर में बहन बेटियां भी होती होगी, आधा आधा घंटा गाली गलौज करना और ये बात करना कि मेरी तो बातें अमेरिका में चल रही है, तो आप ये बताएं इससे ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती। हरिंदर जी कितने बड़े नेता पुराने, ये सब लोगों ने मंच पे स्पीच दिए, जावड़ेकर साहब बैठे हैं, हम भी बोलते। मैं कह रहा हूँ घर के अंदर आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, भाई भाई को कुछ कह देता है, बात हो जाती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे इस तरह गाली गलौज करके अपने समाज की प्रतिष्ठा को गिराना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को गिराना और बार बार स्वर्गीय नाथूराम जी का नाम लेना। अरे आप छोड़ो, नाथूराम जी को उत्तराधिकारी मनीष जी मेरे साथ बैठे थे मंच पर, क्यों नाम ले रहे हो आप? ये ना मनीष जी मृदा तो असली उत्तराधिकारी है। किस तरह की बौखलाहट के अंदर बातें कर रहे हो? समय को याद रखो और आपका मकसद एक ही है। कल जैसे उनको मंच में पता लगा कि 2500 गाड़ियों के साथ इंडिया गठबंधन का काफिला चालू हो गया परबत से, तो यहां भाषण देते थे बौखला गए, कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां, तो भाषण तो भूल गए और मेरी तरफ आ गए कि हनुमान जी है शेर वे शेर। अब बताओ किस तरह 1000 करोड़ कमा लिया, 2000 करोड़ कमा लिया, भजन लाल जांच कर लगा। क्या कर रहा है भजन लाल? जांच मेरी कर ले जांच, कौन मना कर रहा? मैं तो विधानसभा में था ना, वो सुंदरा से ज्यादा तो भजन लाल नहीं होगा ना भाई, तो जांचे हुई ना, जांचों में मिला क्या था? कुछ भी नहीं मिलना मेरे भाई। जांच उन जिनकी होगी वो खुद ही पार्टियां बदल के चले जाएंगे। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है, आपने देखा होगा लोकसभा में जो 3-4 लड़के कूदे थे, कैसे ठोका उनको, देखा कि नहीं देखा है? वो तो अगर पूरा वीडियो चल जाता ना तो वही चलता देश के अंदर। वीडियो भी काट दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि हनुमान जी को पॉपुलरिटी नहीं मिल जाए। लोग भाग गए थे छोड़ के, जैसे ही घुसे भगदड़ मची, अरे भागो भागो। वहां भी मैं था, वहां भी नागौर का नाम था, कौम का नाम था, किसान का नाम था। तेजा जी का जयकारा मैंने लोकसभा के अंदर लगाया तो नरेंद्र मोदी पास में बैठे बात करते राजनाथ सिंह जी के साथ कि हुई तेजा जी, तो मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वाई नहीं रगड़वाई मोदी को, तो मैं ही लाया था। आज लखनऊ से लेके देश के प्रत्येक कोने के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हमारी कौम को और किसान को संगठित करने का काम किया। तेजाजी महाराज को पूरे देश के अंदर हमारे समाज के साथ साथ गुर्जर, मीणा, यादव, तमाम शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई और मुस्लिम भी तेजाजी महाराज की जयकारे लगाते हैं कि जब आप खेती करने जाते हो तो तेजाजी को याद करते हो। और जिस तरह भगवान श्री राम जी ने अपना वचन निभाया और 14 साल वनवास के लिए गए, तेजाजी महाराज ने वचन निभाया अपना कि मैं गायों को लेके वापस आऊंगा, उसके बाद आप मुझे मौत के गले लगा लेना, मैं शहादत दूंगा। तो वचन के पक्के थे, इसलिए लोग उनको गाते हैं, याद करते हैं। और परमानेंट खरनाल में ये सुख जी बैठे हैं, हेलीपैड भी बन गया कि नहीं बन गया? अब अलग अलग नेता आएंगे, आप चिंता मत करो। अब कभी किसी प्रदेश का सीएम आएगा, कभी कहीं का आएगा, कभी पीएम आएगा, लेकिन काम हम सब मिलकर करेंगे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म अपनी धरती पे हुआ और अपन उस जयकारे के साथ एक ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने कई आंदोलनों में देखा कि जैसे ही लड़ाई भिड़ाई की स्थिति होती है पुलिस और लड़कों में, और तेजाजी का जयकारा लगाते तो पीछे हट जाते, भाग पीछे हटो, तेजाजी के भक्त आ गए। तो तेजाजी के भक्तों के अंदर वो ताकत है जो इस आने वाले समय के अंदर प्रदेश और देश का नेतृत्व करेगी। हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारी बहनें बिंदु जी, मंजू जी, महिला शक्ति, नारी शक्ति नेतृत्व के लिए तैयार है। बिंदु जी प्रमुख रही 3 बार, इनको एमएलए एमपी बनने का मौका नहीं मिला। इनको मैं कहता हूँ आपके भाग्य में लिखा है, और कोई जरूर थोड़ी एमएलए एमपी बना, क्या पता उससे ज्यादा बड़ी बन जाओ। भजन लाल ने सोचा क्या सीएम बनूंगा, तो सीधा ही आ जाएगा, आ जाओ भाई बुलावा, आ गया।
तो ये तो बुलावे होता, अपना भाग्य की बात है। अब मेरे भाग्य में एमएलए एमपी बन के क्या हो गया बताओ? 4 बार एमएलए बन गया, 1 बार एमपी बन गया, ये छोटा भाई बन गया, पिताजी रह लिए, सत्ता में तो नहीं रहना, सत्ता के तो खिलाफ रहे। ये तो सत्ता को पकड़ते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर छूट जाती है। 2-3 महीने के लिए कामकाज होते हैं, इधर उधर से हो जाते हैं छोटे मोटे काम, वो भी आपके डर से। कई व्यक्ति सोचे हैं इनके काम कर दो वापस काम आएंगे। तो भाइयों, हमारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, किसी के भाग्य में सत्ता